हेलो बच्चों, नमस्कार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की चीजें आपने रिवाइज की होंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन रूल, ये सारी बातें पढ़ी हैं। आज हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं इस पे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी ज्यादा हेल्प करेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। तो आइए अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं। तो मैं इसके पोस्टुलेट्स लिखवाता हूं। देखिए, तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड्स vacant hybridized orbital for accepting electron density. When I say electron density, I mean in general lone pair from ligands. Full stop. Coordinate bond formation occurs between the vacant hybridized orbitals of CMI via overlapping with fully filled orbitals of ligands. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है बेटा कि सेंट्रल एटम बेसिकली वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, और इस वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगैंड क्या करते हैं बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। वही कह रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन द वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सीएमआई वाया ओवरलैपिंग विथ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगैंड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको। मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिया NiH2O6+2। ठीक है ना, तो इसमें होगा क्या कि जो निकल है, निकल विल हैव 6 वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, होगा क्या इनफैक्ट कि निकल के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म 6 वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये 6 वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको पता है ये अरेंज होंगे किस ज्योमेट्री में बेटा? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में। ठीक है ना, और इसी वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा? वाटर या फिर जो लिगैंड है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, जैसे ये निकल है, निकल के 6 वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज हो गए ऑक्टाहाइड्रल फैशन में, और इसी में वाटर क्या करेगा? अपना, जैसे मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है ये बात कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3d2 होती है सेंट्रल एटम की। हालांकि यहाँ पे हम एक तरह का और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, d2sp3। अब sp3 होगा या d2sp3 होगा, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल एटम जो है वो वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, और उस वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में
लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स of CMI depends on coordination number। इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CMI किस पे डिपेंड करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा CMI के। जैसे आइए समझते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ बेटा, तो कितने वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए रहेंगे? 2 चाहिए रहेंगे। और जब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या यूज होता है? इसमें आपका यूज होता है ns प्लस np एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो n है, n स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट शेल, n स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट शेल। और p कोई भी यूज हो सकता है, px py या pz, npx या फिर ns प्लस npy या फिर ns प्लस npz। ये बात आपको पता है, जो लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है, या फिर आप ये बोलो कि sp हाइब्रिडाइजेशन इज लीनियर हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, हैज अ लीनियर ज्योमेट्री। एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? जैसे AgNH3 2 प्लस, AgCN2 माइनस, CuCl2 माइनस, ठीक है ना, CuNH3 2 प्लस, एक्सेट्रा। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। sp2 का शेप कैसा होता है बेटा? ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। M stands for central atom, M will stand for ligand, bond angle being 180 डिग्री। इसका एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, KHgI3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मर्करी यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात आप जान जाओ, आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? सिलेबस में हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातों को आप बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा बेसिकली 2 से 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। 2 ज्योमेट्रीज होती हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन 2 से 3 तरह की होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं, इसमें क्या क्या यूज होगा? कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री से आप भली भांति परिचित हो। द बॉन्ड एंगल बीइंग 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसके मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। अभी भले ही आपको एग्जांपल्स थोड़े से याद करने पड़े, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि हाउ कैन बी प्रोडिक्ट कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 कैसे हुआ, ये हम आगे समझ लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके एग्जांपल जैसे NiCl4 2 माइनस, NiCO4 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इवन ZnNH3 4 plus 2। These are the examples of sp3 hybridization। मैं अपना फोन साइलेंट कर लेता हूँ,
ठीक है, चलिए, नोटिफिकेशन आता रहता है ना बेटा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ये मैं लिखना भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे यूज होता है ns प्लस npx प्लस np, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये हो गया sp3, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के लिए एक और हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं D3s हाइब्रिडाइजेशन। D3s hybridization is again tetrahedral. अब मेन चीज देखो, यहां पे sd3 नहीं लिखा है बेटा, D3s लिखा है। तो जब D पहले लिखा रहे S के, इसका मतलब वैलेंशियल नहीं, वैलेंशियल नहीं, उसके एक अंदर वाला यूज होगा, जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हो? पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पे क्या क्या यूज होगा? यहाँ पे यूज होता है n-1 dxy प्लस n-1 dyz प्लस n-1 dxz and of course ns atomic orbital. This is very very important. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और D3s हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिलता कब है, वो भी आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, याद कर लो। मैं लिख दे रहा हूं, इट इज यूजुअली फाउंड फॉर D0 या फिर समटाइम्स D1 कॉन्फ़िगरेशन with coordination number 4 for D block elements. D ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा D0 या D1 कॉन्फ़िगरेशन में जब कोऑर्डिनेशन में 4 होता है, तो जनरली D3s हाइब्रिडाइजेशन प्रेफर होती है। इससे एग्जांपल्स जैसे VO4 3-, ठीक है ना, CrO4 2-, Cr2O7 2-, MnO4-, जिसको आप बोलते हो मैंगनेट, MnO4 2-, जिसको आप बोलते हो परमैंगनेट, नहीं MnO4- को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, परमैंगनेट, मैंगनेट। और MnO4 2- क्या है बेटा? मैंगनेट है ये, ठीक है ना। TiCl4 एक्सेट्रा। इन सभी में जो भी सेंट्रल एटम है बेटा, इन सभी में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D3s। यहाँ पे देखो, वेनेडियम +5 में है, वेनेडियम +5 D0 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम +6 अगेन D0, क्रोमियम +6 अगेन D0, मैंगनीज +7 अगेन D0, टाइटेनियम +4 अगेन D0। हाँ, यहाँ पे मैंगनीज +6 में है, D1 में है, बट स्टिल इट विल शो D3s हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या याद हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ D0 या D1 कॉन्फ़िगरेशन विल फेवर D3s हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। मैं पहले ही कहा हूं आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं DsP2। इसको हम क्या बोलते हैं? DsP2। DsP2 का जो शेप होता है बेटा, वो होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा शेप होता है? स्क्वायर प्लेनर, जो कि नाम से क्लियर है कि एक प्लेन में स्क्वायर रहेगा। बॉन्ड एंगल बीइंग 90 डिग्री। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होंगे? n-1 dx² - y² प्लस ns प्लस npx प्लस npy। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे NiCN4 2-, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, NiCN4 2-, PTNH3 4+2, AuCl4-, एक्सेट्रा।
ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? इन सभी बातों को दिमाग में आप अच्छे से रखो, इनके नोट्स बनाओ, इनको पढ़ो, इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में आप बैठाओ। ठीक है, चलिए आइए, अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। इस पे अब हम आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। जैसे सबसे पहली ज्योमेट्री जो पॉसिबल है वो होती है ट्राइगोनल प्ले सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बेटा, या तो वो DsP3 होता है या तो sp3d होता है। ठीक है ना? इसमें कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होते हैं? अगर DsP3 है बेटा तो n-1 dz स्क्वायर प्लस ns, और 3p है तो ऑफ कोर्स npx प्लस npy प्लस npz। ठीक है, और जबकि sp3d में क्या क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz प्लस ndz स्क्वायर। ठीक है, मैं इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स कोट कर देता हूं। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को आपने क्लास 11th में क्या बोला था? TBP, है ना? इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा FeCO5, और एग्जांपल मैंने लिखा CuCl53-। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में तो एग्जांपल सिर्फ दिमाग में रखने हैं, इस पे एज सच क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। और इसका शेप कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से, पता ही है आपको, M L L L, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक तरह की ज्योमेट्री और एग्जिस्ट करती है, एक तरह की ज्योमेट्री और एग्जिस्ट करती है, और उस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन DsP3 या sp3d होता है, लेकिन ध्यान देना है D कौन सा यूज होता है? इस बार जो यहाँ पे D यूज होगा वो होगा n-1 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz। तो D देखो TBP में क्या यूज हुआ था? dz स्क्वायर, और स्क्वायर पिरामिडल में क्या यूज होगा? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और सिमिलरली sp3d में क्या यूज होगा? ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz प्लस ndx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ज्योमेट्री से तो आप लोग परिचित हो ही बेटा, m l l l l, और ये भी क्या हो गया? l। ठीक है, मैं इसके भी एक दो एग्जांपल्स कोट कर देता हूं। जैसे इसके एग्जांपल हुए NiCN5 3 माइनस SbF5 2 माइनस एक्सेट्रा। एक दो एग्जांपल्स इसके आप दिमाग में रख लो। ठीक है, चलिए अब हम किस पे आएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने फिर से आपसे कह रहा हूं, आपके सिलेबस में मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? सिलेबस में हमें पढ़ना है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तो हम एक्सटेंसिव स्टडी करने ही वाले हैं आगे, तो जान जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, इट गिव्स अस ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री देगा बेटा? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना? इसके दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो sp3d2, दूसरा d2sp3। sp3d2 में देखो बाहर वाला d इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, d2sp3 में पेन अल्टीमेट शेल वाला यूज होगा, मतलब n-1 वाला। तो sp3d2 में कौन कौन से AOs एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन में? ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz प्लस n dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
प्लस NdZ स्क्वायर। और सिमिलरली D2sp3 में क्या क्या यूज होगा बेटा, n-1 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस n-1 dz स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz। चूंकि sp3d2 में बाहर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि D2sp3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाकी शेप ऑक्टाहेड्रन का कैसा होता है ये तो हमें पता ही है, M 2L ये हो गए लिगैंड और 4 लिगैंड्स ये हो गए। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा बेटा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है, 2 में तो लीनियर होगा चाहे जो हो जाए, 3 में तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा चाहे जो हो जाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, मोर देन वन टाइप ऑफ ज्योमेट्री या मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हम लीनियर लिख के आ जाएंगे एसपी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हम ट्राइगोनल प्लेनर sp2 लिख के आएंगे। लेकिन जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 दिया हो, वहां पे हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए रहेगी जिसके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात को लिख देता हूं बेटा, लोग मैं लिखता हूं क्या, सो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 there will be no problem in predicting the shape and hybridization of the complex, and hence no extra information will be needed. However, in case of coordination number 4, 5, 6, comma, some extra experimental information जैसे like number of unpaired electron, comma, strength of ligands, etc. will be required to predict the geometry and hybridization of the complex. इनफैक्ट यही जो पॉइंट है बेटा कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा, यही पॉइंट वीबीटी का एक ड्रॉबैक बन जाएगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स क्या होती है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ये हमें पता चलेगा आगे की थ्योरी से, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, यही पॉइंट आपका बन जाएगा वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। यही पॉइंट क्या बन जाएगा, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ठीक है ना? अच्छा, चलो अब जरा देखो तो आप, अगर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, the number of unpaired electron in a complex is equals to number of unpaired electron on the CMI plus number of unpaired electron on the ligands.
इंपॉर्टेंट। कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में कुल टोटल कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द CMI प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स को आपको ध्यान देना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगेंड्स बेसिकली तो होते हैं डायमैग्नेटिक, उनमें इन जनरल कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन लिगेंड्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैं लिख देता हूं, लिखता हूं इंपॉर्टेंट। यूजुअली द लिगेंड्स आर diamagnetic, however in few cases they can be paramagnetic as discussed below। कुछ कॉमन पैरामैग्नेटिक लिगेंड्स क्या होंगे, जैसे O22 माइनस, O2 माइनस, NO। अब O22 माइनस को अपन क्या बोलते हैं, याद करो, परऑक्साइड आयन, याद आ रहा है। O2 माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, और NO क्या है, हमारा प्यारा नाइट्रोसिल ग्रुप। और इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। परऑक्साइड में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुपर ऑक्साइड में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और NO में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इंफॉर्मेशन मिलती है MOT से, तो आपको एक बार MOT रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी, इसको पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम VBT के थ्रू क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा VBT समाप्त हो जाएगा। Well, that's it for today. Thank you all, and of course, a very happy learning. Take care.